मैं साफ तौर पर एक ऐसा टेरिफाइंगली पावरफुल सेकंड जनरेशन इमॉर्टल था जो ज्यादातर लोगों को आसानी से कुचल सकता था। फिर भी मैं हर मामले में हद से ज्यादा कॉशियस रहता था। चू फेंग को खाई में कूदने पर मजबूर करने के बाद भी मैं जरा भी निश्चिंत नहीं हुआ। उसके पेरेंट्स मर चुके थे, उसका फैमिली वाइप आउट हो चुका था और हर बात से वही चोजन प्रोटागोनिस्ट वाली वाइब आ रही थी। खाई को उड़ा देना, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में भी आया था, लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। अगर ब्लास्ट करने के बाद भी वो बच गया तो इससे तो बस यही साबित होगा कि वो डेस्टिनी फेवर्ड प्रोटैगनिस्ट है। आखिर ऐसे लोगों के लिए क्लिफ से जिंदा बच निकलना तो लगभग मैंडेटरी ही होता है। और अगर खाई उड़ाते उड़ाते नीचे कोई एंशियंट इनहेरिटेंस निकल आई और उसे लेवल अप करने का मौका मिल गया तो नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। मुझे उसे जिंदा देखना था या उसकी लाश। इसीलिए मैंने 10 बंदर नीचे भेजे ताकि राउट चेक कर सकें, लेकिन आखिर में जो वापस आए वो 10 हरे पड़ चुके कॉप्सेस थे। चाहे वो किसी भी रास्ते से गए हों, 30 फीट से नीचे उतरते ही पॉइजन से मर जाते थे। मैंने उन्हें सबसे बेहतरीन एंटीडोट्स भी दिए थे, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर मैंने मन ही मन यही मान लिया कि चू फेंग अगर गिरने से नहीं मरा होगा तो पॉइजन से जरूर मर जाएगा। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम रह जाती थी, उसके पेरेंट्स मर चुके थे, मैं उसे यहाँ तक चेस करके लाया था और मेरे फुल असॉल्ट के बावजूद उसे खाई में कूदने का मौका मिल ही गया। ऐसी किस्मत किसी नॉवल के प्रोटैगनिस्ट जैसी ही लगती थी। अगर स्टोरी यूजुअल वे में चली तो नीचे उसे कोई इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और फिर वो रिवेंज लेने वापस लौटेगा। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। थोड़ी देर सोचकर मैंने अपने ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट को आदेश दिया, बाई चंशो को तुरंत बुलाओ और नीचे वाले पॉइजन का एंटीडोट बनवाओ। खाई के नीचे के सारे एग्जिट सील कर दो, अंदर जाने दो, बाहर नहीं निकलने देना। जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे उसे मार डालो। ऊपर खाई के किनारे ट्रैप्स और पॉइजन भी बिछा दो। अगर चू फेंक किसी तरह जिंदा ऊपर चढ़ आया तो उसकी मौत यहीं तय कर दो। लेकिन इतने पर भी मुझे लगा कि अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने एमओइन की तरफ मुड़कर कहा, जांगफंग प्रिमिटिव फॉरेस्ट के सारे सिविलियंस को टीएनडी सेलर में शिफ्ट कर दो। एक भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। जो कोई जाने से मना करे उसे बेहोश करके उठा लाओ। बहस में समय मत बर्बाद करना, क्योंकि यूजुअल प्रोटैगनिस्ट स्क्रिप्ट में क्लिफ से गिरने के बाद हीरो को अक्सर कोई खूबसूरत वुमन बचा लेती है, फिर वो ठीक होता है, डिवाइन टेक्निक्स पाता है और ब्यूटी का दिल भी जीत लेता है। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ चू फेंग को ऐसा हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाला था। ये सोचकर मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मोइंग ने बिना एक शब्द पूछे आदेश एक्सेप्ट किया और व्यवस्था करने चला गया। उसे कभी नहीं पूछना पड़ता था कि क्यों, क्योंकि सवाल पूछने वालों को मैं बहुत पहले से वेस्टलैंड साफ करने भेज चुका था। एक क्वालिफाइड सबॉर्डिनेट को बस आदेश मानना आना चाहिए। तियानडी सेक्ट के हर आदमी को पता था कि मैं अपनी सावधानी के लिए मशहूर हूँ। मैं हमेशा पहले योजना बनाता था, फिर कदम उठाता था और हर फैसले पर 3 बार सोचता था। जो कोई ज्यादा सवाल पूछता, मुझे उस पर स्पाई होने का शक हो जाता और फिर उसे फ्रंटियर में भेज दिया जाता। इसी बार गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट पर हमला करने की तैयारी मैंने पूरे 1 साल की थी। उनके सेक्ट मास्टर ये कंगलान को तो ये भी समझ नहीं आया कि उसे कब पॉइजन कर दिया गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सारी कल्टीवेशन बिखर गई। एक शब्द बोलने से पहले ही मैंने उसे एक ही स्ट्राइक में काट गिराया। मजेदार बात यह थी कि जिस पॉइजन ने उसे मारा उसके बारे में उसे पॉइजन डालने वाले लोग भी नहीं जानते थे। हर सिंगल पॉइजन अलग से हार्मलेस था, लेकिन जब वो उसके बॉडी में 1 साल तक मिक्स होते रहे और मेरे साथ मौजूद एक स्पेशल फ्रेग्रेंस से रिएक्ट हुए तो वो बेहद घातक टॉक्सिन बन गए। वो मिरेक्युलस पॉइजन मेरे अच्छे दोस्त बाइक विंशो ने तैयार किया था। सब कुछ सेट करने के बाद मैं गोल्डन रेनेबो स्वॉर्ड सेक्ट पहुंचा। मेरे सबोनर्डिनेट्स बैटलफील्ड को बड़ी ऑर्डरली तरह से साफ कर रहे थे। लाशें भी एकदम नीटली लाइन में रखी जा चुकी थीं, लेकिन चारों तरफ देखकर मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। पास ही महिलाओं का एक ग्रुप था। कोई बस खाली आंखों से सामने देख रही थी, कोई बेकाबू होकर रो रही थी और कोई बेवजह हंस रही थी। मैं एक्सप्रेशनलेस होकर वहां गया। उस एरिया का स्क्वाड लीडर मेरा चेहरा देखकर तुरंत दौड़कर आया। कल्ट लीडर, ये महिलाएं गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट की डंजन से बचाई गई हैं। इनकी इमोशंस बहुत अनस्टेबल हैं और कुछ तो मेंटली कंफ्यूज्ड भी लग रही हैं। इसीलिए हम इन्हें प्रॉपर लाइन में नहीं खड़ा कर पाए। मैंने उसे घूरकर डांटा, तुम मूर्ख हो क्या? अगर ये शोर कर रही हैं तो इन्हें बेहोश कर दो। स्क्वाड लीडर ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया। हाँ 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 हाँ, ये सबोर्डिनेट अभी करता है। बोलते ही वह तेजी से बढ़ा और हर महिला की गर्दन पर एक वार कर दिया। थोड़ी ही देर में वे सब शांत होकर जमीन पर पड़ी थीं। फिर उसने दूसरे सबोर्डिनेट्स को बुलाकर उन्हें बिल्कुल सीधी कतार में सजा दिया। तभी जाकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। इन्हें वापस ले जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, इनकी आइडेंटिटीज पता करो। जो ठीक हो जाए उन्हें यहाँ काम पर रखो। जिनकी मेंटल हालत खराब है उन्हें कंपैशन इंस्टीट्यूट भेज दो और सिटी लॉर्ड के हवाले कर दो। प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से भी कहो कि इनकी कहानी पर कुछ आर्टिकल्स लिखे जाएंगे ताकि गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट की आलोचना हो। उनकी रेप्यूटेशन अगर जमीन में नहीं रगड़ी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। स्क्वाड लीडर ने तुरंत फिस्ट्स क्लास्प करके आदेश स्वीकार किया और लोगों को ट्रांसपोर्ट अरेंज करने दौड़ गया। फिर मैं दूसरी तरफ के प्रिजनर्स की ओर बढ़ा।
और वह भी मेरे पीछे पीछे रिपोर्ट देता गया। कल्ट लीडर ये गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट के लोग हैं। फैमिलीज, गार्ड्स, सर्वेंट्स, कुल 166 लोग हैं। मेरे पास आते ही कुछ डर के मारे कांपने लगे और कुछ जोर जोर से गालियां देने लगे। ग्रेट डीमन, तुम शांति से नहीं मरोगे। राइटियस अलायंस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डीमन, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। 18 साल बाद फिर से एक हीरो बनकर लौटूंगा। मैं उनकी तरफ देखकर ठंडा सा हंसा। मरना है, आसान है। मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, यहीं मर जाओ और नीचे जाकर ये फैमिली के स्लेव बने रहो। दूसरा, मेरे स्लेव बन जाओ और मेरे लिए वेस्टलैंड फील्ड साफ करो। चुन लो। मेरे बोलते ही आसपास के सबोर्डिनेट्स ने एक साथ अपनी ब्लेड्स निकाल ली। जो लोग अभी तक बहुत बोल रहे थे वे तुरंत सिर झुकाकर चुप हो गए, लेकिन कुछ जिद्दी लोग फिर भी चिल्लाते रहे। इसलिए मैंने हाथ हिलाया और उनके एग्जीक्यूशन का आदेश दे दिया। तलवारें चमकी, सिर लुढ़क गए, पूरा सीन एकदम खामोश हो गया। लेकिन थोड़ी देर की शांति के बाद फिर किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मॉन्स्टर, हेवन तुम्हें सजा देगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं उन्हें एक्सप्रेशनलेस होकर देखता रहा और हाथ नीचे किया। मेरे सबोर्डिनेट्स ने फिर वॉर किया। 2 राउंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद सिर्फ 100 लोग बचे। इस बार किसी में भी गाली देने की हिम्मत नहीं बची थी। सब डर के मारे कांप रहे थे और कोई जोर से रोने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं इस रिजल्ट से बहुत खुश था। आखिर हम दुश्मन थे। मुझे उन्हें सुधारने में दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें भी मेरी बात समझ आने वाली नहीं थी। जो नहीं मानेगा मरेगा, जो मानेगा काम करेगा। इतना सिंपल था। ऊपर से एक्सपेंशन के लिए मैन पावर भी चाहिए थी। ये लोग कम से कम यूजफुल तो हो ही सकते थे। ठीक है, बचे हुए सब लोगों की कल्टीवेशन नष्ट कर दो, उन्हें सॉलिड हार्ट पिल्स खिलाओ और वेस्टर्न वेस्टलैंड भेज दो। मैं इतना रूथलेस क्यों था? इसका एक बड़ा कारण मेरी इमीडिएटली अनयूजुअल बर्थ भी थी। जन्म से ही मेरे मुंह में 4 तेज टाइगर फैंग्स थे। ऊपर और नीचे के दांत बहुत जल्दी बढ़ते थे और अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए तो एक दिन में फिर उगाते थे। देखने में बड़ा डरावना लगता था। मेरे पेरेंट्स भी कभी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों है। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी सबने यही कहा कि मेरे स्ट्रेंज टीथ के अलावा मुझ में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्हें लगा कि ये कोई यूनिक गिफ्ट होगा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड सेक्ट की अगुवाई वाली राइटियस अलायंस ने इसी बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने हर जगह अफवाह फैला दी कि मैं ब्लड डीमन का रीइंकार्नेशन हूँ और हर बुरे काम का दोष मुझ पर डाल दिया। आखिरकार मेरे पेरेंट्स को मेरी इनोसेंस साबित करने के लिए सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए राइटियस अलायंस ने मेरे पूरे परिवार को पूरी तरह खत्म नहीं किया। उस साल मैं 14 साल का था। मैं इतना रोया कि बेहोश हो गया और जब जागा तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई दूसरा इंसान बन गया हूँ। सबको लगा कि मैं ट्रॉमा के कारण बदल गया हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली श्याओ जुए तो दुख में मर चुका था। उसके बाद जो जागा वह अर्थ की एक सोल थी। शायद ट्रांस माइग्रेशन के दौरान स्पेस टाइम फोर्सेस के असर से मुझे असाधारण कॉम्प्रिहेंशन मिल गई थी। जो टेक्निक एक बार देखता उसे तुरंत सीख लेता। जो भी मूव मेरे खिलाफ चलता मैं उसे अपनी टेक्निक बना लेता। इसी वजह से मैं सिर्फ 4 साल में सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट से पियरलेस एक्सपर्ट बन गया। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी फाउंडेशन चाहिए होती है। सिर्फ नॉवेल्स पढ़कर रातों रात इमॉर्टल नहीं बना जा सकता था। ग्रेट झाओ डायनेस्टी में इस वक्त ओरिजिन, इन्फेंट, 7th लेवल एक्सपर्ट्स की संख्या 10 से भी कम थी। हिडन एक्सपर्ट्स हों तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मैं किसी भी एक को सामने की लड़ाई में हरा सकता हूँ। 2 के खिलाफ भी मैं डिसएडवांटेज में नहीं रहता और अगर फेयर फाइट की जरूरत ना हो तो उनमें से कोई भी मेरे सामने टिकता नहीं। आखिर जो भी मेरे साथ ड्यूएल तय करता मैं पहले ही उसे पॉइजन दे देता था। मैं ऑलरेडी विलेन था, ऑलरेडी डीमन था। मुझे राइचस सेक्स के रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट से स्पिरिट पिल्स और ट्रेजर्स के ढेर बाहर लाए जा रहे थे। स्टीवर्ड ओल्ड जोंग दर्जनों अकाउंटेंट्स के साथ बैठकर सब कुछ रजिस्टर और काउंट कर रहा था। मुझे देखते ही वह जल्दी से बो करने आया। मैंने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर पसीना देखकर बोला, ओल्ड जोंग, ये काम सर्वेंट्स को करने दो। तुम खुद इतना क्यों थक रहे हो? उम्र हो गई है तुम्हारी, कहीं गिर पड़ोगे तो। ओल्ड जोंग टियांडी सेक्ट के सबसे पुराने वेटन्स में से था। वह और मेरे फादर भाइयों जैसे थे। उसके फादर और ग्रैंडफादर भी सेक्ट के स्टीवर्ड्स रह चुके थे। 3 जनरेशंस, एक भी मिस्टेक नहीं। उसे एक ही शब्द में डिस्क्राइब किया जा सकता था, लॉयल। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद भी वह मुझे छोड़कर नहीं गया। उसने पूरे टियांडी सेक्ट को संभाला और मुझे अपने परिवार की तरह पाला। मूल श्याओ ज्यू की मेमोरीज और इमोशंस दोनों मेरे अंदर मिलने के कारण वह उन लोगों में था जिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा और रिस्पेक्ट करता था। मेरी चिंता सुनकर ओल्ड जोंग हंसा। ऐसा नहीं चलेगा। लोगों के दिल बहुत आसानी से बहक जाते हैं। मैं अगर यहाँ देख रेख न करूं तो उनसे गलतियां हो सकती हैं। मैं बस हेल्पलेस होकर सिर हिला पाया। ठीक है, तुम सही हो। फिर भी मैं उसे खींचकर एक शेडेड जगह ले गया और सेवकों से टी मंगवाई। दूसरों की नजर में मैं बेपरवाह किलर था, लेकिन जो सच में मेरे लिए अच्छा सोचते थे उनके साथ मैं सख्त नहीं हो सकता था। परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग हो
तो वह खजाने से कम नहीं होता। बहुत सी बातें ओल्ड जोंग मुझसे भी ज्यादा समझदारी से सोचता था। उसी के टियांडी सेक्ट संभालने की वजह से मैं अपनी कल्चरेशन और रिसर्च पर ध्यान दे पाता था। थोड़ी देर उसकी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की बातें सुनने के बाद मैं उसे वापस टियांडी सेक्ट ले आया। गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट और टियंदी सेक्ट के बीच लूशिया सिटी थी। गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड सेक्ट शहर के दक्षिण में था, जबकि हम उत्तर में थे। ये पूरा शहर बहुत पहले से हमारे कंट्रोल में था। रास्ते में मुझे अचानक एक रिपोर्ट मिली। ल्यूओशिया सिटी में एक नकाबपोश सफेद कपड़ों वाली महिला गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में पूछताछ कर रही थी। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने उसके अपीयरेंस, फिगर, फीचर्स वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स पूछी। जवाब सुनने के बाद मुझे 80% यकीन हो गया कि वह लेजेंडरी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हो सकती है। लेकिन जानकारी लेने के बाद वह एकदम गायब हो गई थी, जैसे दुनिया से मिट ही गई हो। इससे मैं बहुत अनईजी हो गया। मैंने ओल्ड जोंग से विदा ली और डेथ क्लिफ की ओर दौड़ पड़ा। उस वक्त तक मेरे कहने के अनुसार ट्रैप्स और पॉइजन पहले ही बिछाए जा चुके थे। फिर भी मेरी भौहें तनी हुई थीं। मोइंग, मिस्टर बाई की कोई खबर आई? कल्ट लीडर को रिपोर्ट है। मिस्टर बाई कह रहे हैं कि डेथ क्लिफ के नीचे का पॉइजन बेहद यूनिक है। उसका मैचिंग एंटीडोट बनाने में 3 दिन लगेंगे। वह अभी मटेरियल्स कलेक्ट करने में लगे हैं। मैंने सिर हिलाया और बॉटमलेस अबिस की तरफ देखा। इन 3 दिनों में कोई ये गारंटी नहीं दे सकता था कि चू फेंग किसी और अपॉर्चुनिटी से नहीं बच निकलेगा। 20 एलिट डिसाइपल्स भेजो, उन्हें 4 ग्रुप्स में बांटो, हर ग्रुप में 5 लोग हों। 4 अलग-अलग डायरेक्शन से डेथ क्लिफ के आसपास पेट्रोल करो। कुछ भी अनयूजुअल हो तुरंत रिपोर्ट करना। खास तौर पर ध्यान रखना कि कहीं सफेद कपड़ों वाली कोई वुमन तो नहीं। जी, ये सबॉर्डिनेट अभी व्यवस्था करता है। मो यिंग के जाने ही वाला था कि मैंने फिर उसे रोक लिया। रुको, उन्हें लेटेस्ट सोल चेसिंग पाउडर भी दे दो। अगर कोई संदिग्ध मिले तो पहले पॉइजन करो, फिर सवाल पूछो। और उन्हें बता दो कि खाई के 10 मील के अंदर एक बर्ड तक को नजरअंदाज नहीं करना। हो सकता है वह भी किसी ने ट्रांसफॉर्म किया हो। हर चीज की बारीकी से जांच करनी है। मेरी सावधानी मो यिंग की कल्पना से भी बाहर थी, लेकिन वह इसकी आदत डाल चुका था। मेरे जाने के बाद मैं अकेला क्लिफ किनारे खड़ा रहा। अगर चू फेंग सचमुच डेस्टिनी फेवर्ड था, तो उसे तरह तरह के मिराकुलस अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगे। मैं हर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ अपनी चांसेस और मजबूत कर रहा था। मैं उसे कमबैक का जरा सा भी मौका नहीं दे सकता था। मैं अभी अपनी प्लान की रिव्यू कर ही रहा था कि अचानक मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत हल्की सी फ्लक्चुएशन महसूस हुई। अगले ही पल वह गायब हो गई। तुरंत मैंने अपना डिवाइन सेंस फैला दिया। ओरिजिन इन्फेंट 7th लेवल एक्सपर्ट की टेरिफाइंग प्रेशर ने आसपास के 100 माइल्स को सील कर दिया और मैंने इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स शुरू कर दिए। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही देर की बॉम्बार्डमेंट के बाद एक बेहद खूबसूरत व्हाइट क्लोथ वुमन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से डिफेंस करते हुए बाहर आना पड़ा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? उस खूबसूरत महिला ने अपना डिस्गाइज हटाया और मेरे सामने आ गई। मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा ट्रेजर भी होगा जो ओरिजिन इन्फेंट 7th लेवल एक्सपर्ट की नजर से पूरी तरह छिप सके। सु चिंगयान ने मुझे घूरा। उसकी आंखों में सरप्राइज, एंगर और एक हल्की सी कंफ्यूजन थी। तुम श्याओ जू हो, वही जिसे राइटियस अलायंस ब्लड डीमन का रिकार्डनेसेंस कहती है। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला। और तुम राइटियस अलायंस की हर बात मान भी लेती हो? सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसे पता था कि मुझसे झूठ नहीं छिप सकता, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, मैं सन मून डिवाइन कल्ट की होली मैडेन हूँ। मैं बस ये जानने आई थी कि गोल्डन रेनबो स्वॉर्ड सेक्ट रातों रात कैसे खत्म हो गया। तो सच में वही थी। सन मून डिवाइन कल्ट पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर फोर्सेस में से एक था। तियांडी सेक्ट जैसी फर्स्ट रेट फोर्स भी उनसे आसानी से पंगा नहीं लेती थी। तो तुम वही लेजेंडरी चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। बताओ होली मैडेन, क्या तुम चू फेंग को बचाने आई हो? सु चिंगयान का चेहरा तुरंत बदल गया। बकवास मत करो, मैं उससे सिर्फ एक बार मिली हूँ। मैं डेथ क्लिफ के पास आई थी और तुम्हारे लोगों को तैयारी करते देखा। मुझे क्यूरियोसिटी हुई, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करने आई थी। उसकी आवाज शांत लग रही थी, लेकिन मैं उसके भीतर की घबराहट महसूस कर सकता था। अगर उसके सेक्टी को पता चलता कि वह एक यूजलेस मैन को बचाना चाहती है, तो वे न सिर्फ असहमत होते, बल्कि शायद चू फेंग को ही नुकसान पहुंचा देते। फिर उसने पूछा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ, तुमने गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट को क्यों नष्ट किया? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? मैंने नाक से हवा छोड़ी। ये कैंगलन और राइचस अलायंस ने मुझ पर कीचड़ तो उछाला, मेरे पेरेंट्स को मरने पर मजबूर किया। इसका जवाब तो बनता है। उसे खत्म करना सिर्फ अलायंस को वार्निंग देना था। सू चिंगयन कुछ देर चुप रही। भले ही ये कांगलन गलत था, लेकिन तुम्हें इतने सारे इनोसेंट लोगों को नहीं घसीटना चाहिए था। गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट में अभी भी डिसाइपल्स और फैमिलीज थीं। उन्होंने क्या अपराध किया था? इनोसेंट? मैं ठंडे स्वर में बोला। वे राइचस अलायंस से मिलने वाले फायदे उठाते थे, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हें ही झेलने चाहिए। अगर मैं पहले से कॉशियस होकर तैयारी न करता,
तो आज मरने वाले मैं और मेरे लोग होते। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। अगर और कोई बात नहीं है होली मेडन, तो आप जा सकती हैं। मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि चू फेंग की मौत बिना कब्र के हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह पहले चुपचाप चू फेंग को रेस्क्यू करना चाहती थी, लेकिन अब जब मैंने उसका इरादा पकड़ लिया था, तो फाइट में वह मुझसे हारती ही। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। शाओजुए, अगर तुम चू फेंग को छोड़ने और ये बात गुप्त रखने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी एक कंडीशन मान लूंगी। कुछ भी, बस जो मैं कर सकूं। मेरे चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। सन मून डिवाइन कल्ट की होली मेडन एक मामूली से नोबडी के लिए झुकने को तैयार है। तुम्हें पता है, अगर ये बात फैल गई तो पूरा कॉन्टिनेंट हंस पड़ेगा। मेरी आंखें तेज हो गईं। या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खोखली बातों पर भरोसा कर लूंगा? उसने गहरी सांस लेकर अपमान को दबाया। मैं सुचिंग्यान सन मून डिवाइन कल्ट के नाम पर कसम खाती हूँ, अगर तुम चू फेंग को छोड़ दोगे तो मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करूंगी और कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी सोल का एक हिस्सा छोड़ सकती हूँ। अगर मैंने वादा तोड़ा तो इस जीवन में ग्रेट दाव हासिल नहीं कर पाऊंगी। मेरी आंखों में थोड़ी सी सरप्राइज झलकी, फिर तुरंत सस्पिशन ने उसकी जगह ले ली। तुम इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, या बस मुझे थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज कर रही हो ताकि बाद में मौका मिलते ही मुझे धोखा दे सको? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने एक जेड पेंडेंट निकाला और अपनी सोल की एक स्ट्रैंड उसमें सील कर दी। मैंने वह पेंडेंट ले लिया और उसकी पैटर्न्स पर उंगलियां फेरते हुए उसे देखा। इसे अपने पास रखकर मैं उस पर लेवरेज पा सकता था, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था। एक सिंसियर कॉम्प्रोमाइज के पीछे भी कोई गहरी स्कीम छिपी हो सकती थी। ठीक है, अब मैं एक और कंडीशन जोड़ता हूँ जिससे मुझे भरोसा रहे। अगले 10 साल तक चू फेंग मेरी पर्सनल सुपरविजन में रहेगा। यह सुनते ही सू चिंगयन का शरीर थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन जब उसने खाई के नीचे चू फेंग की अनिश्चित फेट के बारे में सोचा, तो उसने दांत भींचकर सिर हिला दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम भी वादा करो कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमारे बीच का एग्रीमेंट किसी को नहीं बताओगे। मैं मुस्कुराया। मैं यह वादा कर सकता हूँ कि मैं पहले उस पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर चू फेंग खुद बेवकूफी करके मेरे सामने ट्रबल लेने आए, तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। मैं कॉशियस हूँ, लेकिन कोई मुझे सॉफ्ट टारगेट नहीं बना सकता। उसके चेहरे पर राहत आ गई। जब तक मैं चू फेंग का एक्टिवली पीछा नहीं करता, उसकी एबिलिटीज अंततः उसे लुओक्सिया सिटी से बाहर निकलने का मौका दे देंगी। ठीक है, उसने धीरे से कहा। मैं संतुष्ट होकर बैरियर हटा देता हूँ और मोइंग को इशारा करता हूँ। एंटीडोट बनते ही लोगों को खाई के नीचे भेजो और पता करो कि चू फेंग अभी जिंदा है या नहीं। अगर है, तो अभी उसे मत चौंकाना। मेरी आगे की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना। मोइंग ने आदरपूर्वक आदेश मान लिया। सू चिंगयान ने बॉटमलेस अबिस की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैं अनजाने में पत्थर पर उंगलियां बजाने लगा। उसकी यह कॉम्प्रोमाइज अजीब तो लग रही थी, लेकिन मुझे उसमें कोई फ्लॉ नहीं मिल रहा था। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी होली मेडन। साथ ही मैं पहले ही ये प्लान करने लगा था कि सू छिंगयन को लेवरेज की तरह इस्तेमाल करके चू फेंग को खत्म करने का एक और मौका कैसे बनाया जाए। आधे दिन बाद एमोइंग वापस आया। वह पैदल नहीं लौट रहा था। वह एक ह्यूमन शेप्ड बंडल को लेकर आया था, जो स्पेशली क्राफ्टेड फिशिंग नेट में कसकर लिपटा हुआ था। कल्ट लीडर, हमने उसे ऊपर निकाल लिया। मोइंग ने वह बंडल जमीन पर फेंका और एक्सप्रेशनलेस होकर रिपोर्ट किया। इस बच्चे की लक अनबिलीवेबल है। नीचे का पॉइजनस मायाज़्मा तो पत्थर तक घोल देता है, फिर भी उसे सिर्फ आधे फुट चौड़ी एक दरार मिल गई और वह उसी में फंस गया। वह पॉइजन पिट में गिरा ही नहीं और मोइंग रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। जब ये सबोर्डिनेट उसे ढूंढ रहा था, उसके शरीर के चारों तरफ हल्की सी हरी रोशनी की परत तैर रही थी, जो आसपास फैले जहरीले धुएं का ज्यादातर असर रोक रही थी। लेकिन ये सुनकर मैं जरा भी हैरान नहीं हुआ। उल्टा मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। जो प्रोटैगोनिस्ट खाई से गिरकर बच जाता है, उसे कोई ना कोई हेवन डिफाइंग अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है। अगर वो इतनी आसानी से गिरकर या जहर से मर जाता, तो फिर उसे चाइल्ड ऑन ऑफ डेस्टिनी कौन कहता। दूसरी तरफ सुचिंग्यान की नजर जमीन पर पड़े बेहोश चुफेंग पर गई। उसकी फटी हुई नीली पोशाक और बदहाल हालत देखकर उसकी आंखों में दया की एक झलक उभरी। वो आगे बढ़कर उसकी हालत देखने ही वाली थी कि मैंने अचानक तलवार आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। इतनी जल्दी क्या है होली मेडन? इस लड़के के शरीर पर कुछ अजीब चीज छिपी हो सकती है। वो हरी रोशनी किसी राइचस टेक्निक की भी नहीं लगती। और सबसे जरूरी बात, मुझे पहले इसकी प्रिजन इनटेक इंस्पेक्शन करनी है। तुम एक लड़की हो, ये सब देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सो चिंगयान एक पल के लिए जड़ हो गई। प्रिजन इनटेक इंस्पेक्शन? लेकिन मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधे मो यिंग की तरफ मुड़ गया। ध्यान से सुनो। पहला, इसके शरीर पर सिर्फ एक अंडरवेयर रहने दो। दूसरा, इसके शरीर का एक एक बाल साफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए कि कहीं पॉइजन या मिनेचर वेपन छिपा हो। तीसरा, इसका मुंह, कान, नाक और हर हिडन प्लेस चेक करो। स्टोरेज रिंग्स, सीक्रेट स्क्रोल्स
या कोई भी सस्पिशियस चीज छूटनी नहीं चाहिए। चौथा, इसके शरीर पर जो भी एक्सेसरी है सब उतार लो, चाहे वो लाल धागा हो या काला मन का। अगर उसके शरीर से जुड़ा है तो निकाल दो। पांचवा, ये सब होने के बाद इसे मेरे स्पेशली डिजाइंड विंड चाइम शैकल से बांधो और एक कटोरा स्पिरिट डिस्पर्शन सूप जबरदस्ती पिला दो। सु चिंगयान मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। उसका चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी सफेद। श्याओ जू, तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने पूरी गंभीरता से उसकी तरफ देखा। होली मेडन, तुम गलत समझ रही हो। इसे ह्यूमिलिएशन नहीं, सेफ्टी इंस्पेक्शन कहते हैं। मार्शियल वर्ल्ड में कितने एक्सपर्ट्स सिर्फ एक मामूली रिंग को इग्नोर करके अंत में पलटवार में मारे गए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। मैं बस सबकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा हूँ। लगभग 15 मिनट बाद गहरी बेहोशी में डूबा चू फेंग मेरे सामने लाया गया। उसके बगल में एक ट्रे रखी थी जिसमें उसकी सारी बैलेंसिंग्स जमा थी। मेरी नजर चांदी के टुकड़ों और साधारण पिल्स पर बस एक पल के लिए गई, फिर सीधे एक साधारण से काले आयन रिंग पर टिक गई जो देखने में पूरी तरह बेकार लग रही थी। मिल गया। मेरे मन में ठंडी हंसी गूंज उठी। मैंने उसे हाथ से छूने की भी जहमत नहीं उठाई। स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हवा में उठाया और सीधे 10,000 ईयर मिस्टिक आइस से बने एक बॉक्स में फेंक दिया। उस बॉक्स पर 81 लेयर्स की सीलिंग टैलिस्मन्स लगी हुई थी। मो यिंग, इस बॉक्स को टियांडी सेक्ट हेडक्वार्टर्स के नीचे मौजूद स्पिरिटलेस पूल में फेंक दो। दो ओरिजिन इन्फेंट एल्डर्स 24 घंटे इसकी निगरानी करेंगे। अंदर से चाहे किसी के दादा की आवाज आए, किसी एंसेस्टर की आवाज आए या कोई स्पिरिट सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक देने का वादा करे, किसी भी हालत में इसे खोला नहीं जाएगा। तभी चू फेंग धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले मुझे अपने सामने खड़ा देखा। शाओ जुए, तुम दानव हो, मारना है तो मार दो, यातना देनी है तो दे दो, लेकिन इस तरह बेइज्जती करना कैसी ताकत है? उसकी हालत बेहद कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों की आग अभी भी बुझी नहीं थी। सचमुच एक स्टैंडर्ड प्रोटैगोनिस्ट की तरह जिसकी बैकबोन कभी नहीं टूटती। फिर अचानक उसकी नजर सु चिंग्यान पर पड़ी और उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसने कोई उद्धारकर्ता देख लिया हो। मिस चिंग्यान, आप सनमून डिवाइन कल्ट की होली मैडेन है। आप राइटनस की मिसाल है। मुझे बचाइए, इस दानव को मार दीजिए। अगर मैं आज बच गया तो एक दिन मैं चुप। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। फिर उसके सामने जाकर ऊपर से नीचे तक उसे देखा और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। चू फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि होली मेडन को देखकर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है? मैंने सिर घुमाकर सू चिंग्यान की तरफ देखा। होली मेडन ये चाहता है कि तुम मुझे मार दो। हमारे एग्रीमेंट की खातिर क्यों ना तुम खुद इसे पूरी सिचुएशन समझा दो। सू चिंग्यान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। चू फेंग, जिंगहोंग सोर्ड सेक्ट की घटना के बाद कल्ट लीडर शाओ तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हुआ है, लेकिन अगले 10 साल तक तुम्हें टीएनडी सेक्ट के अंदर रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी। ये सुनते ही चू फेंग ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुमने तुमने इसके साथ डील कर ली? तुम एक डीमन के साथ समझौता कैसे कर सकती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इससे डर गई हो? नहीं, ये नामुमकिन है। तुम होली मेडन हो। तुम्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन झुकना नहीं चाहिए था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो पूरी दुनिया ने जस्टिस को धोखा दे दिया हो। ये देखकर मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। कमाल है, सचमुच चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहलाने के लायक हो। तुम जैसे लोग हमेशा सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमनी चाहिए। तुम्हें बचाना सबकी जिम्मेदारी है और अगर कोई ऐसा न करे तो वो तुम्हारा गद्दार है। मैंने हल्के से उसके चेहरे पर थपकी दी। सपने देखना बंद करो बच्चे। तुम्हारी रिंग पहले ही जब्त की जा चुकी है। तुम्हारी कल्चरेशन सील कर दी गई है। तुम्हारे स्पिरिचुअल चैनल्स बंद हैं। अभी तो कोई साधारण इंसान भी तुम्हें मार सकता है। फिर मैंने हाथ हिलाया, इसे ले जाओ। इसके बाद मैं मो यिंग की तरफ मुड़ा और वो आदेश दिया जिसे मैं डेस्टिनी फेवर्ड प्रोटैगनिस्ट्स के खिलाफ अपनी अल्टीमेट वेपन मानता था। एंटी प्रोटैगनिस्ट इम्प्रिजनमेंट मेथड। मो यिंग, इसे ट्रैंक्विलिटी प्रिजन में बंद करो और इन आयरन रूल्स को याद रखना। पहला, इसकी निगरानी करने वाले सारे गार्ड्स गूंगे और अनपढ़ होने चाहिए। मैं कोई ऐसी कहानी नहीं सुनना चाहता जिसमें प्रोटैगोनिस्ट अपनी बातों से गार्ड्स को कन्विंस कर ले। दूसरा, सारे गार्ड्स पुरुष होने चाहिए और बेहतर होगा कि उन्हें किसी में भी कोई रोमांटिक इंटरेस्ट न हो। मैं किसी फीमेल जेलर के प्रिजनर से प्यार करने वाला घटिया प्लॉट बिल्कुल नहीं चाहता। तीसरा, इसे सिर्फ लिक्विड फूड दिया जाएगा, बस इतना कि ये जिंदा रहे। मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा भूखा रहे और भागने की सोचने लायक ताकत भी न बची हो। चौथा, हर 3 दिन में इसकी सेल बदल दी जाएगी। लोकेशन पूरी तरह रैंडम होगी। इसे कभी टीएनडी सेक्ट का लेआउट समझ नहीं आना चाहिए। पांचवा, इसकी सेल में 24 घंटे तेज रोशनी जलेगी। इसे ढंग से सोने मत देना। मैं चाहता हूँ कि इसका दिमाग पूरी तरह थक जाए और ये किसी डीप कल्टीवेशन स्टेट में प्रवेश ही न कर सके। यहाँ तक कि मो यिंग के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी लेजेंडरी मॉन्स्टर को देख रहा हो। ये इम्प्रीजनमेंट नहीं था, ये उससे कहीं बदतर था। ऐसी हालत में तो इमॉर्टल्स भी पागल हो जाते।
इसे ले जाओ। जैसे ही चू फेंग को घसीट कर ले जाया गया, उसकी गुस्से भरी आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई। सू चिंगयान वहीं खड़ी मेरी सारी तैयारियां देख रही थी। उसके दिल में धीरे धीरे ठंडक उतरती जा रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना कॉशियस, इतना कैलकुलेटिंग और ह्यूमन नेचर को इतनी गहराई से समझने वाला विलेन नहीं देखा था। पहली बार उसे लगा कि 10 साल के लिए हॉस्टेज बनने का फैसला शायद किसी अथाह खाई में कदम रखने जैसा था। क्या हुआ होली मेडन? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत क्रूअल हूँ? मैं उसकी तरफ मुड़ा और फिर से वही रिफाइंड और एलिगेंट मुस्कान चेहरे पर ले आया। यहाँ तक कि मैंने रूमाल निकालकर वो हाथ भी साफ किया जिससे अभी कुछ देर पहले छू फेंग के चेहरे को छुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने सिर हिलाया। जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। बस तुमने उसकी कल्टीवेशन खत्म कर दी, उसे पावरलेस बना दिया। फिर भी तुम एक साधारण रिंग से इतना क्यों डर रहे हो? मैंने हाथ पोंछना बंद किया और उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें अचानक बेहद गहरी और डरावनी हो गईं। होली मेडन, क्या तुम्हें पता है विलेंस हमेशा क्यों हारते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जीत तय हो चुकी है और फिर वे दिखावा करने लगते हैं। मैंने रूमाल को स्पिरिचुअल फायर से राख बना दिया और धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक तरह के दुश्मन पर भरोसा करता हूँ, जो पूरी तरह मर चुका हो। अगर मैंने तुमसे वादा किया है कि चू फेंग 10 साल जिंदा रहेगा, तो मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उन 10 सालों में उसे दोबारा उठ खड़े होने का 1% मौका भी न मिले। इतना कहकर मैं डेथ क्लिफ के नीचे फैले बादलों के समुद्र को देखने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक और समस्या घूम रही थी। चू फेंग तो फिलहाल संभाल लिया गया था, लेकिन उस रिंग के अंदर छिपा ओल्ड मॉन्स्टर अभी भी बाकी था। साधारण सील्स उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगी और चूंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर था, शायद अब थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच अपनाने का समय आ गया था। मोइंग, कुछ क्राफ्ट्समैन ढूंढो, एक विशाल आयरन कंटेनर बनवाओ, उसे मरकरी और मोल्टेन लीड से भर दो, फिर रिंग वाले बॉक्स को उसके अंदर सील करके सबसे गहरे सेसपिट में फेंक दो और 49 दिनों तक वहीं दबाकर रखो। समझ गया। सू चिंगयान का पूरी तरह स्पीचलेस चेहरा देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरे दो खास टाइगर फैंग्स साफ दिखाई दे रहे थे। होली मैडन, टियांडी सेक्ट में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है अगले 10 साल हमारी कोऑपरेशन अच्छी रहेगी। ओह, और एक बात, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि तुम बोर ना हो जाओ और कोई सीक्रेट स्कीम भी ना कर सको। आज से तुम मेरी पर्सनल मेड बनोगी। सू चिंगयान की खूबसूरत आंखें पूरी तरह फैल गईं। तुमने अभी क्या कहा? मैं हंस पड़ा। इतना शॉक्ड मत हो, मैं बहुत कॉशियस इंसान हूँ, याद है? मैंने अपनी कनपटी की तरफ इशारा किया। तुम मेरे पास रहोगी तो तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखना आसान होगा। अगर तुम चू फेंग तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश करोगी या मुझे असैसिनेट करने का सोचोगी, तो मैं तुम्हें उसी वक्त बेहोश करके उठा ले जाऊंगा। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। ट्रैंक्विलिटी कोर्टयार्ड में मौजूद सेक्ट मास्टर के स्टडी रूम के अंदर मैं आराम से 1000 ईयर ब्लड सिल्कवर्म सिल्क से बने शानदार काउच पर लेटा हुआ था। देखते ही देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। ट्रैंक्विलिटी कोर्टयार्ड में मौजूद मेरे स्टडी रूम के अंदर मैं आराम से 1000 ईयर ब्लड सिल्कवर्म सिल्क से बने शानदार काउच पर लेटा हुआ था। वहीं सन मून डिवाइन कल्ट की होली मेडन सू छिंगयान, जो पिछले 1 महीने से चुपचाप अपनी चोटों से रिकवर कर रही थी, इस समय मेरे बगल में खड़ी थी। उसके हाथ में एक ताजा स्पिरिट फ्रूट था, लेकिन उसके चेहरे का भाव ऐसा लग रहा था मानो उसे हर सेकंड यातना दी जा रही हो। दांत भींचते हुए उसने कहा, कल्ट लीडर, कृपया इसका आनंद लीजिए। इतना कहकर उसने फल मेरे मुंह की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन मैंने मुंह खोलने की बजाय धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और उस फल को ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बायोलॉजिकल वेपन हो। इसे छीलने से पहले क्या तुमने इसके 36 वाइटल पॉइंट्स पर पॉइजन टेस्टिंग सिल्वर नीडल लगाई थी? नाइफ को स्टेरिलाइज करने के लिए 15 मिनट तक उबाला था? और सबसे जरूरी, मैंने उसकी सफेद उंगलियों की तरफ इशारा किया, क्या तुमने अपने हाथ 3 बार धोए थे? सूचिंग यान ने गहरी सांस ली। उसके सीने का उतार चढ़ाव साफ बता रहा था कि वो अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। श्याओ जू, मैंने अपनी आंखों से मो यिंग को कुछ देर पहले ये फल पेड़ से तोड़ते देखा है। नाइफ तुम्हारी है, मैंने हाथ धोए हैं। अब तुम इसे खाओगे या नहीं? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। होली मेडन, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इंसान को हमेशा हिडन डेंजर से सावधान रहना चाहिए, खासकर तब जब उसके सामने एक ऐसी मेड खड़ी हो जो साफ साफ यहाँ रहना नहीं चाहती। क्या पता तुमने अपने नाखूनों के नीचे कलरलेस और ओडरलेस स्पिरिट डिस्पर्शन पाउडर छिपा रखा हो। फिर मैंने गंभीरता से फल की तरफ इशारा किया। पहले तुम इसे खाओ। ये सुनते ही सु चिंगयान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने बिना एक शब्द बोले फल छीना और ऐसे काटा जैसे फल नहीं, मेरा मांस चबा रही हो। निगलने के बाद उसने ठंडी नजर से मुझे घूरा। लो, मैंने खा लिया, मैं मरी नहीं, मुझे जहर नहीं हुआ।
अब खुश? लेकिन मैं फिर भी नहीं हिला। मैं बस उसे देखता रहा और मन ही मन गिनती करने लगा। 1, 2, 3 और ऐसे ही 300 तक। पूरे 5 मिनट गुजरने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी सांसें सामान्य हैं और चेहरे का रंग भी नहीं बदला, तभी मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा है, लगता है इसमें ज़हर नहीं था। इतना कहकर मैंने ट्रे से दूसरा फल उठाया और वही खाने लगा। वैसे जिस फल को तुमने काटा था, उस पर तुम्हारी लार लग चुकी है। मैं दूसरों का छुआ हुआ खाना नहीं खाता। सो चिंगयान पूरी तरह निशब्द रह गई। अगर नजरों से किसी की हत्या की जा सकती तो मैं अब तक कई बार मर चुका होता। तभी स्टडी रूम के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कल्ट लीडर, इस सबॉर्डिनेट के पास रिपोर्ट है। मोयिंग अंदर आया और झुककर सलाम किया। आपके आदेश के अनुसार हमने रिंग को लीड बॉक्स में सील किया, फिर उसे मर्क्यूरी से भरे आयरन कंटेनर में बंद करके हेडक्वार्टर्स के पीछे मौजूद 100 पॉइजन्स लेट्रिन पिट के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया। लेकिन वहां तैनात एल्डर ने बताया है कि नीचे से हल्के हल्के कंपन महसूस हो रहे हैं। मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। हाथ में पकड़ा स्पिरिट फ्रूट मेरी पकड़ में चूर होकर गूदे में बदल गया। जैसा मैंने सोचा था, मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मेरे दोनों टाइगर फैंग्स ठंडी रोशनी में चमक उठे। मुझे पता था रिंग के अंदर छिपे ये बूढ़े मास्टर्स इतनी आसानी से नहीं मरते। इतनी गंदगी में डुबोने के बाद भी वो खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। शायद सील तोड़ने या चुप फेंक तक कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है। श्याओ जू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा सुचिंगयन मेरी पैरानोया पर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी एक नजर ने उसे चुप करा दिया। मोयिंग, तुरंत मेरा आदेश जारी करो। पहला, पूरे पिट को भर दो। ग्लूटिनस राइस स्लरी, ब्लैक डॉग ब्लड और सोल सप्रेसिंग सैंड मिलाकर उसे पूरी तरह सील कर दो। दूसरा, उसके ऊपर ईवल सप्रेसिंग टावर बनाओ और टावर पर स्पिरिट सप्रेसिंग रून्स उकेरो। तीसरा, 10 सबसे बकबक करने वाले डिसाइपल्स वहां 24 घंटे खड़े रहेंगे और उस रिंग को गालियां देंगे। जितनी भद्दी गालियां होंगी उतना अच्छा। उस बची हुई सोल की मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करो ताकि वो ध्यान ही न लगा सके। मोयिंग ने बिना सवाल पूछे आदेश स्वीकार किया और तुरंत चला गया। रिंग की समस्या कुछ समय के लिए सुलझाने के बाद मैं खड़ा हुआ और अपना रोब ठीक किया। चलो अपने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी से मिलने चलते हैं। टियांडी सेक्ट का ट्रैंक्विलिटी प्रिजन किसी जेल से ज्यादा एक मानसिक अस्पताल जैसा था। गलियारों में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ दीवारों में जड़े ग्लोइंग स्टोन्स हल्की और ठंडी रोशनी फैला रहे थे। मैं और सू चिंगयन साथ साथ चलते हुए एक स्पेशली डिजाइन्ड प्रिजन चेंबर के सामने पहुंचे। वहां कोई सामान्य दरवाजा नहीं था। उसकी जगह एक विशाल वन वे क्रिस्टल वॉल थी। हम अंदर सब कुछ देख सकते थे, लेकिन कैदी को सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। कमरे में 24 घंटे तेज रोशनी रहती थी। अंदर चू फेंग एक कोने में सिकुड़कर बैठा हुआ था। वो आत्मविश्वासी नौजवान हीरो जिसे मैंने कभी पहाड़ों के पार तक चेस किया था, अब लगभग गायब हो चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आंखें धंस गई थीं, होंठ सूखकर फट चुके थे। वो खाली हवा में घूरते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। पानी, मुझे पानी दो। मैं जीनियस हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। रिंग, ओल्ड मास्टर, आप कहाँ हैं? उसे उस हालत में देखकर सु चिंगयान की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। श्याओ ज्यू, किसी को मारना एक बात है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो मौत से भी ज्यादा क्रूर है। क्रूर? मैंने हाथ पीछे बांध लिए और क्रिस्टल वॉल के पार चू फेंग को ठंडी नजरों से देखा। होली मेडन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं अभी उसे एक कटोरा चावल और एक सुप्रीम कल्टीवेशन मैनुअल दे दूं तो वो 3 दिनों में पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाएगा और रिकवर होने के बाद सबसे पहले मुझे नहीं मारेगा, फिर तुम्हें अपने साथ लेकर हारेम में नहीं जोड़ देगा? बकवास। सू चिंगयान ने तुरंत विरोध किया। चू फेंग में कमियां हैं, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सच में? तो चलो परख लेते हैं। मैंने पास खड़े ड्रैगन फंग गार्ड को इशारा किया। उसने तुरंत वॉल में बने एक छोटे फीडिंग हैच को खोला, लेकिन खाने की बजाय उसने अंदर एक पुरानी और फटी हुई मैनुअल फेंक दी। उसके कवर पर 4 बड़े अक्षर लिखे थे, सनफ्लावर स्क्रिप्चर। बेशक ये एक फेक वर्जन थी जिसे मैंने खुद तैयार करवाया था। अंदर चू फेंग ने आवाज सुनी और पागलों की तरह झपटकर मैनुअल उठा ली। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी बुझी हुई आंखों में अचानक चमक लौट आई। वो एक ऐसे इंसान की नजर थी जो शक्ति के लिए पागल हो चुका था। कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना खोला। वहां साफ लिखा था, इस टेक्निक को सीखने के लिए सबसे पहले स्वयं का बधियाकरण करना आवश्यक है। ये पढ़ते ही सु चिंगयान ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसे पूरा यकीन था कि चुप फेंक गुस्से में किताब फाड़ देगा, लेकिन अगले ही पल कमरे में पागलों जैसी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा।
हेवन ने अभी भी मेरे लिए रास्ता छोड़ा है। हेवन ने मुझे त्यागा नहीं। चू फेंग उस मैनुअल को किसी खजाने की तरह सीने से लगाए हुए था। उसकी आंखें अब पूरी तरह विकृत हो चुकी थीं। जब तक मुझे बदला मिल सकता है, जब तक मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, तो फिर बधियाकरण क्या चीज है? जरूरत पड़ी तो मैं डीमन भी बन जाऊंगा। मेरी भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना आगे चला जाएगा। अगले ही पल वह कमरे में कोई नुकीला पत्थर ढूंढने लगा। वो सचमुच ऐसा करने की तैयारी कर रहा था। सुचिंगयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वही नौजवान हीरो जो कभी ऑनर, राइटनेस और वर्चुअलिटी की बातें करता नहीं थकता था, अब निराशा के सामने अपने सारे सिद्धांत छोड़ने को तैयार था। मैंने आराम से हाथ हिलाया। गार्ड ने तुरंत हैच बंद किया और एक शॉकवेव छोड़ी जिसने छू फेंग को बेहोश कर दिया। आखिर अगर वो सच में टेक्निक कल्टीवेट करने में सफल हो जाता तो मेरे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाती। अब समझ आया। मैंने पूरी तरह पीली पड़ चुकी सू चिंग्यान की तरफ देखा। यही है वो राइचस हीरो जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करती हो। एक ऐसा आदमी जो शक्ति के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। अगर कभी ऐसा इंसान सच में शिखर पर पहुंच गया। और आरो, मैं क्रिस्टल वॉल के पीछे खड़े होकर पूरी तरह टूट चुके चू फेंग को देख ही रहा था कि तभी एक डिसाइपल भागता हुआ आया और झुककर बोला, कल्ट लीडर, राइचस अलायंस के लोग आ गए हैं। मेरी भौं हल्की सी उठी। इतनी जल्दी? इस बार कौन सा महान हीरो अपनी जान देने आया है? डिसाइपल ने घबराकर लार निकली। वो एज्योर क्लाउड सेक्ट का चीफ डिसाइपल लिंग यी है। वही जिसे लिटिल सोर्ड इमॉर्टल कहा जाता है। वो मिरियड पीपल्स अम्ब्रेला लेकर आया है और आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा सेक्ट्स को भी साथ ले आया है। इस समय वो तियंदी सेक्ट के गेट के बाहर खड़े होकर मांग कर रहे हैं कि आप सबको रिहा करें, अपनी कल्टीवेशन खुद नष्ट करें और राइटियस अलायंस के पास जाकर सजा स्वीकार करें। जैसे ही सू चिंग्यान ने लिंगी का नाम सुना, उसने अचानक सिर उठा लिया। उसकी आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। लिंगी, चुफेंग का स्वर्ण ब्रदर। उसकी टैलेंट तो चुफेंग से भी ज्यादा थी और पिछली जनरेशन के जीनियस लिस्ट में वो पहले स्थान पर था। लेकिन ये खबर सुनकर मैं जरा भी घबराया नहीं। उल्टा मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई और मेरे दोनों टाइगर फैंग्स दिखाई देने लगे। वाह! बड़ा भाई छोटे भाई का बदला लेने आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गोड बेबी के बाद दूसरा गोड बेबी आता है। फिर मैंने मोइंग की तरफ देखा। मेरा आदेश जारी करो। पहला, माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को हरासमेंट मोड पर डाल दो। उन्हें अभी मत मारना। पहले बाहर भटकने दो और थका दो। दूसरा, गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट से मिले सारे लेटर्स और अकाउंट बुक्स की हजारों कॉपीज छापो। उन्हें पहाड़ की चोटी से नीचे फेंको। उन सेल्फ प्रोक्लेम्ड राइचस सेक्ट्स को भी पता चलना चाहिए कि वो आखिर किस तरह के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तीसरा, मैं धीरे धीरे सू चिंग्यान के सामने पहुंचा और हल्के से उसकी ठुड्डी ऊपर उठा दी। होली मेडेन, तुम्हारा एक पुराना परिचित आया है। अब तुम्हारे मंच पर आने का समय है। थोड़ी देर में तुम सिटी वॉल पर खड़ी होकर खुद लिटिल सोर्ड इमॉर्टल से कहोगी कि तुम यहाँ बहुत खुश हो। सू चिंग्यान ने मुझे घूरा। सपने देखते रहो। मैं कभी भी तुम्हारी मदद करके अपने फेलो राइचस कल्टीवेटर्स को धोखा नहीं दूंगी। मैं उसके और करीब गया और उसके कान के पास फुसफुसाया। धोखा? कितना कठोर शब्द है। अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो मैं चू फेंग के उस रिकॉर्डिंग को पूरे कॉन्टिनेंट में प्रोजेक्शन स्टोन्स के जरिए ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, जिसमें वो खुद को कास्ट्रेट करने की तैयारी कर रहा था। फिर पूरी दुनिया उसका ग्लोरियस मोमेंट देखेगी। बताओ, उसके बाद तुम्हारे सीनियर ब्रदर लिंगी क्या अब भी उसके लिए जान जोखिम में डालेगा? सो चिंगयान का शरीर कांप उठा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे किसी असली दानव को देख रही हो। श्याओ ज्यू, तुम सच में नीच हो। मैंने बस अपना कॉलर ठीक किया और बाहर की ओर चल पड़ा। मेरी आवाज कॉरिडोर में गूंज उठी। तारीफ के लिए धन्यवाद। याद रखो, कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए डेस्पिकेबल होना अक्सर सबसे बड़ा गुण होता है। कुछ ही देर बाद हम माउंटेन गेट पर पहुंच गए। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। सबसे आगे एजर क्लाउड सेक्ट के सफेद रोब्स पहने एक युवा खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक नीली फ्लाइंग स्वॉर्ड तैर रही थी। उसके पीछे मायरियड पीपल्स अम्ब्रेला सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए हवा में लटका था, जिससे वो किसी स्वर्ग से उतरे हुए राइचस सेवियर जैसा लग रहा था। उसके पीछे सैकड़ों तथाकथित राइचस हीरोज खड़े थे जो हथियार उठाकर गुस्से में चिल्ला रहे थे। श्याओ जू, बाहर निकल और मौत का सामना कर। लिंग यी की आवाज गरजते हुए आसमान में फैल गई और माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन तक हिल उठा। मैं सिटी वॉल के ऊपर खड़ा था, लेकिन तुरंत सामने नहीं आया। सबसे पहले मैंने अपने रोब्स के नीचे पहनी हुई 3 लेयर्स की हाई ग्रेड सिल्क आर्मर चेक की। फिर स्लीव्स के अंदर छिपे कंसील्ड नीडल लॉन्चर्स और इमरजेंसी एस्केप टैलिस्मेंस की जांच की। उसके बाद एक हाई लेवल एंटीडोट पिल निगल ली। सारी तैयारी पूरी होने के बाद ही मैं आराम से वॉल के पास गया और हाँ, खुले में नहीं खड़ा हुआ। मैं एक स्पेशली क्राफ्टेड 3 फुट मोटी वन वे मिस्टिक गोल्ड ब्लास्ट शील्ड के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अरे, ये तो मशहूर लिटिल स्वॉर्ड इमॉर्टल निकले। मेरी आवाज एम्पलीफिकेशन फॉर्मेशन के जरिए चारों तरफ फैल गई। इतनी दूर से आए हो, क्या बात है? टियांडी सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो? हमें खेत जोतने के लिए लोगों की जरूरत है। हालांकि तुम्हारी नाजुक चमड़ी देखकर नहीं लगता कि तुम एक कुदाल भी उठा पाओगे। मुझे शील्ड के पीछे छिपा देखकर
लिंगी की आंखों में तिरस्कार चमका। श्याओजू, हम एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन तुम कछुए से भी ज्यादा कचेदे से भी ज्यादा कावर्ड निकले। समय बर्बाद करना बंद करो और तुरंत चू फेंक और होली मेडेंसू को रिहा करो, नहीं तो आज मैं टियांडी सेक्ट को मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला दोगे? मैं हंस पड़ा। इन लोगों के झुंड और उस टूटी फूटी छतरी के भरोसे? लिंगी का चेहरा काला पड़ गया। ये मायरियड पीपल्स अम्ब्रेला है। इसमें उन असंख्य पीड़ितों की इच्छाएं हैं जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों ने नुकसान पहुंचाया। राइटियस हमेशा लोगों का समर्थन पाते हैं, जबकि ईविल हमेशा अकेला होता है। बस बस बस, मैंने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही काट दी। फिर बगल में खड़ी सु छिंगयान की तरफ देखा। होली मेडन, अब तुम्हारी बारी है। याद है ना मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे पसंद नहीं आया तो आज रात पूरा कॉन्टिनेंट चू फेंग का हीरोइक सेल्फ कास्ट्रेशन देखेगा। सु चिंगयान का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में अपमान और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसे याद आया कि चू फेंग किस हालत में पहुंच चुका है और वो रिकॉर्डिंग पब्लिक होने पर क्या होगा, तो आखिरकार उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। जैसे ही लिंग यी ने उसे देखा, उसकी आंखों में खुशी और स्नेह एक साथ फूट पड़े। चिंगयान! उसने जोर से पुकारा। डरो मत, मैं अभी तुम्हें बचाता हूं। क्या इस दानव ने तुम्हें पॉइजन दिया है? क्या इसने तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं? बस मुझे बताओ। नीचे खड़े राइटियस कल्टीवेटर भी तुरंत चिल्लाने लगे। होली मैडेन, चिंता मत कीजिए, जरूरत पड़ी तो जान देकर भी आपको बचाएंगे। लेकिन अगले ही पल सू छिंगयन के मुंह से निकले शब्दों ने पूरे बैटलफील्ड को खामोश कर दिया। सीनियर ब्रदर लिंग, आप सब लोग वापस चले जाइए। उसकी ठंडी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। मैं तियांडी सेक्ट में अपनी इच्छा से रह रही हूँ। क्या? लिंग यी लगभग अपनी फ्लाइंग सोर्ड से गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उस पर बिजली गिर गई हो। अपनी इच्छा से? चिंगयन, तुम क्या बकवास कर रही हो? इस दानव ने हजारों लोगों को मारा है, गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट को नष्ट कर दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सू छिंगयन ने आंखें बंद कर ली और दांत भींचते हुए पहले से तैयार एक्सप्लेनेशन सुनाने लगी। गोल्डन रेनबो सोर्ड सेक्ट वैसा नहीं था जैसा तुम सोचते हो। ये फैमिली गुप्त रूप से ईविल कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी और फीमेल कल्टीवेटर्स के खिलाफ अनगिनत अपराध कर चुकी थी। कल्ट लीडर शाओ अंधाधुंध हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं यहाँ सच की जांच करने के लिए रुकी हूँ। संक्षेप में कहूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल्ट लीडर शाओ ने हमेशा मेरे साथ सम्मान का व्यवहार किया है। उसकी बात को और कन्विंसिंग बनाने के लिए मैंने बिल्कुल सहजता से हाथ बढ़ाया और उसके कान के पास गिरी एक बालों की लट को पीछे कर दिया। मेरी हरकत इतनी स्वाभाविक थी जैसे हम कोई पुराने परिचित हों। सु चिंगयान का पूरा शरीर सख्त हो गया, लेकिन उसने हटने की हिम्मत नहीं की। दुर्भाग्य से लिंग यी के लिए वो एक छोटा सा स्पर्श तलवार से भी ज्यादा घातक साबित हुआ। जिस महिला को वो पसंद करता था, उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन ने छू लिया था। साई ये ओ जुए! लिंग यी का सारा संयम टूट गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी विस्फोट की तरह बाहर निकली। उसके पैरों के नीचे की फ्लाइंग स्वॉर्ड एक विशाल नीले ड्रैगन में बदल गई जो दर्जनों मीटर लंबा था। वो पहाड़ तोड़ देने वाली शक्ति के साथ माउंटेन फॉर्मेशन की तरफ झपटा। टूट जाओ! मैंने जीभ चटकाई और सिर हिलाया। कितना अधीर है! आजकल के युवा सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। खैर, चूंकि हमला उसने पहले किया है तो सेल्फ डिफेंस तो जायज होगा, है ना? फिर मैंने उंगलियां चटकाई। मो यिंग, इमॉर्टल स्लेइंग गैटलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। जब वो खुद को लिटिल स्वॉर्ड इमॉर्टल कहता है तो उसे ओवरवेलमिंग फायर पावर का मतलब भी समझा दो। जैसा आदेश। मो यिंग की आवाज गूंजते ही टियांदी सेक्ट की दीवारों पर बने सैकड़ों हिडन कंपार्टमेंट्स खुल गए, लेकिन उनमें से बोज या मैजिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं निकले। उनकी जगह 10,000 ईयर मिस्टिक आयरन से बने मोटे काले ट्यूब्स बाहर आए। हवा में एक विशाल स्पिरिचुअल चार्जिंग साउंड गूंज उठा। अगले ही पल पूरा आसमान आग से भर गया। ये साधारण प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे। हर मेटल डार्ट पर एक्सप्लोजिव टैलिस्मेंस और आर्मर ब्रेकिंग टैलिस्मेंस लगे हुए थे, जिन्हें मैंने पिछले 1 महीने में खुद बनाया था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि हर प्रोजेक्टाइल पर बाइकेंशो का नया पॉइजन भी लगा हुआ था। देखते ही देखते अनगिनत एक्सप्लोजन्स एक लगातार चलने वाले तूफान में बदल गए। लिंग ही का विशाल नीला ड्रैगन मेटल स्टॉर्म से टकराते ही बिखर गया। ये कैसी वेपन है? उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो अपनी स्वॉर्ड घुमाकर पागलों की तरह बचाव करने लगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बचना नामुमकिन था। हजारों लाखों डार्ट्स लगातार बरस रहे थे। वो अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस था। उसके पास प्रोटेक्टिव ट्रेजर्स भी थे, लेकिन फिर भी वो उस पागल बम्बार्डमेंट के नीचे सिर्फ 10 सेकंड टिक पाया। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन ने उसका प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तोड़ दिया। अगले ही पल सैकड़ों प्रोजेक्टाइल्स भूखे शार्कों की तरह उसकी तरफ टूट पड़े। आसमान में एक दर्दनाक चीख गूंजी
और लिंग ही कटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर जमीन से टकराया, कपड़े लगभग चिथड़ों में बदल चुके थे और पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। बस काफी है, मैंने हाथ हिलाकर फॉर्मेशन बंद करवा दी। आखिर एम्यूनिशन भी कोई मुफ्त में नहीं आती थी। फिर नीचे पड़े लिंग ही को देखा, जो इस समय सड़क पर पड़े किसी मरे हुए कुत्ते जैसा लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए सुचिंगयान की तरफ देखा। देखा, तुम्हारे सीनियर ब्रदर लिंग इतने भी महान नहीं निकले। मेरे रैंड अटैक्स का एक राउंड भी नहीं झेल पाए और चले थे लोगों को बचाने। सुचिंग्यान ने नीचे पड़े लिंग यी को देखा। उसकी आंखों में दया की हल्की झलक उभरी, लेकिन साथ ही उसने राहत की सांस भी ली, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वो जानती थी, अगर लिंग यी सचमुच फॉर्मेशन तोड़कर अंदर घुसने में सफल हो जाता तो शायद उसके सामने इंतजार कर रही चीज मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक होती। लो जी, फिर वही कहानी। लिंग यी को निपटाने के बाद भी मैं अपनी सतर्कता जरा भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने बेहोश पड़े उस जीनियस की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, इसके पास जो भी है सबकी तलाशी लो, चाहे चीज कितनी भी मामूली क्यों न लगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ज्यादा देर नहीं लगी, लिंग यी को घसीटकर डंजियन में डाल दिया गया, जबकि मो यिंग एक ट्रे लेकर मेरे सामने आया। उस ट्रे पर एक टूटी हुई तलवार और एक साधारण सा लकड़ी का टोकन रखा हुआ था। कल्चर लीडर। इसके पास कोई रिंग नहीं मिली, सिर्फ यही वुडन टोकन गले में लटका हुआ था। हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन इसकी डोरी नहीं टूटी। आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी से काटना पड़ा। मैंने टोकन उठाया और जैसे ही उसे छुआ, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो हल्का गर्म था और उसकी सतह पर एक प्राचीन प्रतीक उकेरा हुआ था। मैंने डिवाइन सेंस से उसकी जांच की, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल परसेप्शन उसके अंदर ऐसे समा गई जैसे समुद्र में पत्थर गिर जाए। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। बिना एक पल गनवाए मैंने टोकन को उसी हेविली सील बॉक्स में फेंक दिया। मुझे पता था, इन जीनियसेस के पास हमेशा कोई ना कोई चीट होता है। रिंग नहीं तो टोकन, टोकन नहीं तो टैटू। लिंगी के पीछे शायद चू फेंकी रिंग वाले बूढ़े से भी ज्यादा खतरनाक चीज छिपी है। कोई अपर रेल्म एक्सपर्ट या एंशियंट इनहेरिटेंस। मैं तुरंत ऊंची आवाज में बोला, मोयेंग, इस टोकन को अलग तरीके से संभालो। इसे सेस्पिट में मत फेंकना। कहीं किसी अपर रेल्म मॉन्स्टर को नाराज कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। इसे बैक माउंटेन के एक्सट्रीम यांग फर्नेस में डालो। 9 स्पिरिट बाइंडिंग चेन्स से बांध दो और प्योर यांग फ्लेम्स में 24 घंटे भूनो। देखते हैं कोई शक्तिशाली क्लोन कब तक सहन करता है। मोइंग ने तुरंत आदेश स्वीकार किया, लेकिन मैं एक कप चाय भी नहीं पी पाया था कि बैक माउंटेन की दिशा से एक भयानक धमाका हुआ। पूरा तियंडी सेक्ट हिल गया। आसमान में काला धुआं उठने लगा और उसके साथ एक ऐसी बदबू फैली कि पूरे हेडक्वार्टर्स का माहौल जहन्नुम जैसा हो गया। क्या हुआ? मैंने तुरंत अपना प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट किया और नाक ढकते हुए पहाड़ की तरफ देखा। किस मूर्ख ने सेसपेट उड़ा दिया? तभी एक डिसाइपल भागता हुआ आया। उसका पूरा शरीर गंदगी से लथपथ था और वो लगभग रो रहा था। कल्ट लीडर, बड़ी मुसीबत हो गई। 100 पॉइजन स्पिट जिसमें रिंग को दबाया गया था फट गया। रिंग रिंग भाग गई। मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि मेरे टाइगर फैंग्स लगभग मेरी ही जीभ काट देते। क्या मतलब भाग गई? डिसिप्ल हाँफते हुए बोला। ऐसा लगता है कि रिंग में मौजूद आत्मा ने चेतना हासिल कर ली। वो उड़कर वहां पहरा दे रहे एक पीले कुत्ते के मुंह में घुस गई। क्या? मैं अवाक रह गया। तुम कहना चाहते हो कि रिंग वाला बूढ़ा एक कुत्ते पर कब्जा कर चुका है? डिसाइपल ने पागलों की तरह सिर हिलाया। हाँ, जैसे ही कुत्ते ने रिंग निगली, उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। फिर वो इंसानों की भाषा में बोलने लगा, 30 साल का अपमान मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं डॉग दाव की साधना करूंगा और तुम्हारे पूरे सेक्ट को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर वो किसी अजीब मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके बिजली की तरह भाग गया। कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया, यहाँ तक कि सू चिंगयान के होंठ भी फड़कने लगे, क्योंकि वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत अजीब चीजें होती थीं, लेकिन एक लेजेंडरी रिंग ग्रैंडपा का इमॉर्टल कल्टीवेशन डॉग बन जाना, ये कुछ ज्यादा ही अबसर्ड था। दूसरी तरफ मेरा चेहरा कोयले से भी काला हो चुका था। धत्त तेरे की, मैंने हर चीज की गणना की थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो बेशर्म बूढ़ा अपनी इज्जत छोड़कर एक कुत्ते पर कब्जा कर लेगा। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन जितना सोचता गया उतना मामला गंभीर लगता गया। ये बहुत बुरा हुआ। एक इंटेलिजेंट डॉग जिसके पास कल्टीवेशन नॉलेज हो और जो मुझसे खून का बदला लेना चाहता हो, वो चू फेंग से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी आंखों में भयानक सतर्कता चमक उठी। तुरंत आदेश जारी करो। लेवल 1 वॉर रेडीनेस एक्टिवेट करो। 500 मील के दायरे में डॉग हंटिंग डिक्री लागू किया जाता है। हर कुत्ते को पकड़ कर लाओ। नर, मादा, काला, सफेद, जंगली, पालतू, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबको लाओ। खासकर वो कुत्ते जो जरूरत से ज्यादा समझदार दिखते हों या 2 पैरों पर चलने की कोशिश करते हों। गलत कुत्ता पकड़ लेना बेहतर है, लेकिन असली को छोड़ना नहीं। लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। और बाय चंशो को भी सूचना भेजो। एंटीडोट रिसर्च बंद करो। अभी से एंटी रेबीज मेडिसिन और स्पेशल डॉग किलिंग पॉइजन पर काम शुरू करे। उस कुत्ते को समझना होगा कि मेरे इलाके में कुत्तों को भी मेरे नियम मानने पड़ते हैं। आखिरकार
सु चिंगयान खुद को रोक नहीं पाई। श्याओ जू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो? वो सिर्फ एक कुत्ता है। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और सीधा उसकी आंखों में देखा। होली मेडन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। साधारण कुत्ते डरावने नहीं होते। पढ़े लिखे बदमाश कुत्ते डरावने होते हैं। एक कल्टीवेशन डॉग कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी छिप सकता है, फॉलोअर्स इकट्ठा कर सकता है, केओस फैला सकता है और अंतहीन मुसीबतें खड़ी कर सकता है। ऐसे अनस्टेबल वेरिएबल को बड़ा होने से पहले खत्म करना जरूरी है। इतना कहकर मैं तलवार लेकर आसमान में उड़ गया। ओल्ड जोंग, डॉग कैप्चर स्क्वाड तैयार करो। अगर 500 मील के अंदर की एक एक इंच जमीन भी खोदनी पड़े, तब भी उस कुत्ते को ढूंढ निकालेंगे। अगले 3 दिन पूरे तियंडी सेक्ट के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं थे। हर तरफ एक अजीब माहौल था जिसमें किलिंग इंटेंट, डिसइंफेक्टेंट और डॉग फूड की मिली जुली गंध फैली हुई थी। 500 मील के अंदर रहने वाले हर कुत्ते की जिंदगी नरक बन चुकी थी। जो जेल कभी अपराधियों के लिए इस्तेमाल होती थी, अब उसमें हजारों कुत्ते भरे हुए थे। विलेज डॉग्स, हंटिंग डॉग्स, वुल्फ डॉग्स, हस्कीज, यहाँ तक कि कुछ फॉक्सेस भी, जिन्हें दूर से देखने पर कुत्ता समझा जा सकता था, सबको पकड़कर पूछताछ के लिए लाया गया था। मैं अपने थ्रोन पर काले चेहरे के साथ बैठा हुआ था और ताज़ा रिपोर्ट सुन रहा था। कल्ट लीडर, पहले 500 कुत्तों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। रोस्टेड मीट टेस्ट, इंटिमिडेशन टेस्ट और कई दूसरे परीक्षण किए गए। उनकी प्रतिक्रियाएं सिर्फ लार टपकाना, भौंकना और लोगों को काटने की कोशिश करना थी। कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं मिली। डॉग ओंतियान उनमें नहीं है। मो यिंग की आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं। मैंने थ्रोन के आर्मरेस्ट पर उंगलियां धीरे धीरे थपथपाईं और गहरी सोच में डूब गया। रिंग वाला बूढ़ा सचमुच बहुत चालाक निकला। कुत्ते पर कब्जा करने के बाद उसने खुद को पूरी तरह छिपा लिया था। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचता, उतना ही बेचैन हो जाता, क्योंकि कोई साधारण कुत्ता होता तो अब तक अपनी पहचान जरूर खोल देता, लेकिन ये वाला अब तक पूरी तरह गायब था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, रिंग के अंदर छिपा वो बूढ़ा मेरी कल्पना से भी ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सावधान था। और यही एहसास मेरे दिल की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। जब डॉग हंट पूरी तरह बेकार साबित होती दिख रही थी और मुझे लगने लगा था कि वो बूढ़ा कुत्ता सचमुच गायब हो चुका है, तभी एक नई रिपोर्ट आ गई। कल्ट लीडर, माउंटेन विलेज में कुछ अजीब हुआ है। गांव वालों का कहना है कि विडो वांग का बूढ़ा पीला कुत्ता, जो आमतौर पर पूरे दिन सोता रहता था, कल अचानक पागल हो गया। पहले उसने चिकन कूप में घुसकर सारे मुर्गों को मार डाला, फिर गांव के प्रवेश द्वार पर रखे एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया और पूरी रात चांदनी के नीचे बैठा रहा, जैसे कल्टीवेशन कर रहा हो। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। अगले ही पल सबने एक साथ ठंडी सांस खींची। चांदनी के नीचे कल्टीवेशन करता हुआ कुत्ता, ये सामान्य व्यवहार तो बिल्कुल नहीं था। मैं झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया। मेरी आंखों में सुनहरी चमक दौड़ गई। मिल गया, वही कुत्ता है। मुर्गों को मारना साफ तौर पर यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए था और चांद के नीचे बैठना ये एसेंस इकट्ठा करने के लिए। आज तरीके की था। उस बूढ़े मॉन्स्टर ने अपने नए शरीर के साथ मेरी उम्मीद से कहीं तेजी से तालमेल बिठा लिया है। मैंने तुरंत एमोइंग की तरफ इशारा किया। सबको इकट्ठा करो, इमॉर्टल बाइंडिंग रोप्स लाओ, डीमन सप्रेशन टावर भी साथ लो, और बाय केंशो की लेटेस्ट क्रिएशन मत भूलना, सुपर अल्टीमेट इररेसिस्टिबली डिलीशियस मीट बंस। इस बार सब खत्म कर देंगे, अब कोई गलती नहीं होगी। उसी रात विडो वांग के घर के बाहर वो बूढ़ा पीला कुत्ता चक्की के पत्थर पर पद्मासन मारकर बैठा हुआ था। उसके आगे के पंजे किसी अजीब कल्टीवेशन जेस्चर में जुड़े हुए थे और उसकी आंखों में ऐसी प्राचीन नफरत थी जो किसी साधारण जानवर में नहीं हो सकती थी। मन ही मन वो गालियां दे रहा था। धत्त तेरे की श्याओजू, उस हरामखोर ने इस वेनेरेबल डैन सोवेरेन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया। कभी मैं अपर रेल्म्स का सुप्रीम एक्सपर्ट था और आज एक कुत्ते के शरीर में कल्टीवेशन कर रहा हूं। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं खुद को कुत्ता कहलाने के लायक भी नहीं समझूंगा। तभी अचानक उसकी नाक फड़की। रात की हवा में एक स्वर्गीय सुगंध तैर रही थी, इतनी लाजवाब खुशबू की सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। प्रीमियम स्पिरिट, बीस्ट मीट और अनगिनत दुर्लभ मसालों की सुगंध हवा में घुली हुई थी। बूढ़े कुत्ते ने जोर से लार निगली। ये कैसी खुशबू है? उसके डैन सोवेरेन वाले अनुभव चिल्ला रहे थे कि ये निश्चित रूप से ट्रैप है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कुत्ते वाले इंस्टिंक्ट्स उससे भी जोर से चिल्ला रहे थे, खा लो, अभी खा लो, तुरंत खा लो। वो अभी खुद से संघर्ष ही कर रहा था कि चारों तरफ की दीवारों पर सैकड़ों काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। अगले ही पल आसमान से गर्मा गर्म मीट बंस की बारिश होने लगी। बूढ़ा कुत्ता घबरा गया। उसने तुरंत अपनी मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट करके भागने की कोशिश की, लेकिन उसके होश उड़ गए जब उसका शरीर उसकी बात मानने से ही इनकार कर गया। वो हवा में उछला, एक बन को परफेक्टली पकड़ लिया और पूरा का पूरा निगल गया। नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये शरीर की इंस्टिंक्ट है। उसकी आत्मा अंदर से चीख रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड एक भयानक सुन्नपन उसके पूरे शरीर में फैल गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी जमती हुई महसूस हुई। नीच, बेशर्म,
तुमने बंस में जहर मिला दिया। यही उसका आखिरी विचार था। अगले ही पल वो पत्थर पर धड़ाम से गिर पड़ा, जीभ बाहर लटक गई और आंखें उलट गईं। चलो, मेरे आदेश के साथ ही मैं और मो यिंग आसमान से नीचे उतरे। कुछ ही सेकंड में उस कुत्ते को 9 भारी चेन्स से बांध दिया गया। चेन्स पर अनगिनत रून्स खुदे हुए थे, यहाँ तक कि उसके मुंह पर मजल भी लगा दिया गया। अब वो पूरा का पूरा मम्मी जैसा दिख रहा था। मैं नीचे बेहोश पड़े कुत्ते को देखकर मुस्कुराया। एंशिएंट मास्टर, हाँ? रिंग ग्रैंडपा, हाँ? मुझे मात देने चले थे? अब तक तो समझ जाना चाहिए था कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे मीट बन से हल न किया जा सके। और अगर एक बन काफी ना हो तो 2 बन इस्तेमाल कर लो। यहाँ तक कि वो चिंगयान भी हैरान रह गई। तुमने सच में उसे पकड़ लिया? उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को हिला देने वाली एक एंशिएंट सोल की हार झरीले मीट बन से हो सकती है। बिल्कुल, मैंने हाथ झाड़े। इसे वापस ले चलो, चू फेंग और लिंग यी वाली जेल में डालो। अब रियूनियन का समय आ गया है। कुछ देर बाद तियंदी सेक्ट की सबसे गहरी डंजन के अंदर तीनों कैदी आखिरकार एक ही सेल में मिले। जैसे ही चू फेंग और लिंग यी ने उस पीले कुत्ते को अंदर फेंका हुआ देखा, दोनों कुछ सेकंड तक खाली नजरों से उसे देखते रहे। ये क्या है? कमजोर आवाज में चूफेंग बोला। डिनर? लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुत्ता जाग गया। जैसे ही उसने चूफेंग को देखा, उसकी आंखों में उत्साह के आंसू भर आए। उसके दिमाग में चीख गूंज रही थी, चूफेंग मैं हूं, तुम्हारी रिंग का मास्टर। ये बेवकूफी भरा मजल उतारो, मैं हमें यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन उसके मुंह से जो निकला वो था भौं 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 भौं। चूफेंग ने भौहें सिकोड़ ली। ये कुत्ता इतना शोर क्यों कर रहा है? लिंगी भी चिढ़ गया। शायद पागल कुत्ता है। शाओजुए सच में सबको जानवर समझता है। रिंग ग्रैंडपा लगभग पागल हो गया। उसने जमीन पर पंजों से सिंबल्स बनाकर संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने ये संभावना पहले ही सोच रखी थी। ऑब्जर्वेशन विंडो के पास लगे एक बटन को दबाते ही फ्लोर में हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट हो गया। कुत्ता तुरंत कांपने लगा और पागलों की तरह उछल कूद करने लगा। एक अक्षर तक पूरा नहीं लिख पाया। दिलचस्प। मैं क्रिस्टल विंडो के पीछे खड़ा मुस्कुराया। लगता है हमारे कैनाइन फ्रेंड में हिडन डांसिंग टैलेंट भी है। फिर मैंने एम्पलीफिकेशन अरे एक्टिवेट कर दी। गुड इवनिंग एवरीवन। चूंकि आज एक भावुक रियूनियन हो रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गेम तैयार किया है। सेल के बीचों बीच जमीन से एक प्लेटफॉर्म ऊपर उठने लगा। उसके ऊपर सिर्फ एक पिल रखी हुई थी। ये एकमात्र एंटीडोट है। ये मेरे पॉइजन को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, लेकिन कुछ समय के लिए सफरिंग कम कर देगी। तुम तीनों को 7 डे गट रेंडिंग पॉइजन दिया गया है। इलाज न मिलने पर दर्द हर दिन बढ़ता जाएगा और हर 7 दिन में सिर्फ एक एंटीडोट मिलेगी। जिसे पिल मिलेगी वो आराम से रहेगा, बाकी लोग पीड़ा सहेंगे। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप मैंने अपनी पिछली अर्थ वाली जिंदगी से सीखा था। अगर दुश्मन को शारीरिक रूप से नष्ट न किया जा सके तो मानसिक रूप से तोड़ा जा सकता है। सेल के अंदर का माहौल तुरंत बदल गया। चूफेंग की आंखें उस पिल पर टिक गईं। पिछले दिनों की यातना उसे पहले ही उसकी सीमा तक पहुंचा चुकी थी। लिंग ये अभी भी कुछ हद तक समझदार था, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को वो भी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता था। और जहां तक कुत्ते की बात थी, उसे एंटीडोट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि अगर बाकी दोनों लड़ने लगे तो कोलेटरल डैमेज सबसे पहले उसी को होगा। चूफेंग, इसके जाल में मत फंसो, ये ट्रैप है, लिंगी चिल्लाया। सीनियर ब्रदर, लेकिन ये दर्द। चूफेंग लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें हर सेकंड और अंधेरी होती जा रही थीं। बूढ़ा कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा। भौं भौं भौं। लेकिन अगले ही पल चूफेंग अचानक झपटा और सीधे लिंगी के घावों पर मुक्का जड़ दिया। दोनों तुरंत एक दूसरे से लड़ने लगे। कुत्ता जान बचाने के लिए गोल गोल भागने लगा ताकि लड़ाई के बीच न फंस जाए। क्रिस्टल विंडो के पीछे खड़ी सु चिंग्यान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। शाओ ज्यू, तुमने मानव स्वभाव को उसकी सीमा तक धकेल दिया है। वो भय से देख रही थी कि जिन लोगों की वो कभी प्रशंसा करती थी, वही अब जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। मैं आराम से बैठा और अपने लिए चाय का एक कप भर लिया। होली मेडन, यही असली दुनिया है। मुझे उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सर्वाइवल दांव पर हो तो इंसान खुद ही खुद को नष्ट कर लेता है। डेस्टिनी, टैलेंट, हीरोइक रेप्यूटेशन, डर के सामने इन सब की कोई कीमत नहीं होती। मैंने चाय की चुस्की ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, और ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार वो सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कभी दुनिया नहीं बदल पाया। इसके उलट ओल्ड झोंग और मेरी संयुक्त देखरेख में ग्रेट जो डायनेस्टी ने ऐसा स्वर्णिम युग देखा जैसा उसके इतिहास में पहले कभी नहीं आया था। मैंने बड़े बड़े सेक्ट्स द्वारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज पर बनाए गए मोनोपोली को पूरी तरह खत्म कर दिया और पूरे राज्य में कल्टीवेशन एकेडमीज की स्थापना की। 9 ईयर मैंडेटरी कल्चरेशन एजुकेशन लागू की गई। अब किसी की किस्मत
उसके जन्म से तय नहीं होती थी। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, नोबल हो या कॉमनर, जब तक उसके अंदर टैलेंट था, उसे कल्टीवेशन सीखने का पूरा अधिकार मिलता था। मैंने लॉज ऑफ हेवन एंड अर्थ भी लागू किए, जिनके तहत कल्टीवेटर्स को साधारण लोगों की मनमानी हत्या करने से सख्ती से रोका गया। जो भी कानून तोड़ता, उसे बिना किसी अपवाद के दंड मिलता। मेरी कार्यशैली अब भी कठोर थी और मेरी सावधानी भी पहले जैसी ही थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एक अजीब सच समझ आने लगा। जिस ग्रेट डीमन से वे कभी डरते थे, उसके शासन में उनकी जिंदगी उन मुस्कुराते हुए हाइपोक्रिट से कहीं बेहतर थी, जो कभी खुद को राइटियसनेस का प्रतीक बताते थे। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। तियांदी सेक्ट की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा मैं उन विशाल भूभागों को देख रहा था, जो अब पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आ चुके थे। नीचे फैले पर्वत, नदियां, नगर और अनगिनत जीवन अब एक नए युग का हिस्सा बन चुके थे। तभी मेरे पीछे हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। सुचिंगयान धीरे धीरे चलकर मेरे पास आ खड़ी हुई। पिछले 10 वर्षों में वह टियांडी सेक्ट की प्रसिद्ध वाइस कल्ट लीडर बन चुकी थी, जिसका सम्मान पूरे संसार में किया जाता था। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में बोली, 10 साल का समझौता खत्म हो चुका है। हमारे वादे के अनुसार अब मैं जा सकती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। हाँ, तुम जा सकती हो। तुम्हारा सोल जेड तो मैंने कई साल पहले ही लौटा दिया था। अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। सुचिंगयान कुछ नहीं बोली। हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ा रही थी, जबकि उसकी नजर दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। इन 10 वर्षों में उसने सब कुछ देखा था। उसने देखा था कि कैसे एक दुनिया द्वारा नफरत किया गया विलेन धीरे धीरे एक नए युग का निर्माता बन गया। उसने राइचियसनेस के झंडों के पीछे छिपा हुआ पाखंड भी देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने समझ लिया था कि मेरी लगभग जुनूनी सावधानी के पीछे दुनिया के भविष्य के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी छिपी हुई थी। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। फिर वह मुस्कुराई। वह मुस्कान इतनी सुंदर थी जैसे वसंत की धूप में जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। दुनिया बहुत बड़ी है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। राइटियस फैक्शंस मुझे गद्दार मानती हैं, डिमोनिक फैक्शंस मुझे बाहरी समझती हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ खड़े होकर ही मुझे लगता है कि ये दुनिया सच में वास्तविक है। इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ी और मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। हम दोनों साथ खड़े होकर क्षितिज के उस पार फैले बादलों के अनंत सागर को देखने लगे। कल्ट लीडर शाओ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तियांडी सेक्ट को अभी बहुत आगे बढ़ना है, कल्टीवेशन एकेडमीज को और फैलाना है, और तुम्हारा असेंशन प्रोजेक्ट तो अभी शुरू ही हुआ है। क्या तुम सच में ये सब अकेले संभाल सकते हो? इस बार मैं सचमुच चौंक गया, शायद बहुत वर्षों बाद पहली बार। फिर धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई, एक सच्ची मुस्कान। सच कहूं तो शायद नहीं, मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम जानती हो मैं कितना सावधान हूँ। अगर मेरे साथ कोई ऐसा न हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं, तो मुझे चैन की नींद तक नहीं आती। सुचिंग्यान भी हंस पड़ी। उसकी हंसी में वो गर्माहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो फिर मुझे देखते रहने दो। उसकी आवाज बेहद कोमल थी। आखिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम गलती से आसमान में ही छेद कर दो। तब कोई तो होना चाहिए जो तुम पर नजर रख सके। पहाड़ की चोटी पर तेज हवा गूंजने लगी। हमारे पैरों के नीचे बादल किसी अंतहीन महासागर की तरह लुढ़क रहे थे। हम दोनों एक साथ खड़े रहे। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब शब्दों की जरूरत भी नहीं थी। हमारे पीछे वो साम्राज्य खड़ा था जिसे हमने मिलकर बनाया था, और हमारे सामने अनगिनत अनजानी चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही थीं। और कई वर्षों में पहली बार मैंने अपने भीतर एक ऐसी भावना महसूस की जिसे मैं शायद हमेशा दबाता आया था। न सावधानी, न संदेह, न गणना, बल्कि पूर्ण विश्वास। जैसे जैसे सूरज बादलों के ऊपर उगने लगा, हमारी परछाइयां क्षितिज पर साथ खड़ी रहीं, अडिग, अटल, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे स्थिर दृश्य वही हो।